मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क डन बाई आ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब वेरिएबल फोर्स लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कांस्टेंट फोर्स लग रही थी किसी बॉडी के ऊपर, हमने वर्क डन निकाला था, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। आज वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन फाइंड करना है, ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स होती क्या है? अगर किसी फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो या दोनों ही चेंज हो रहे हों, उस फोर्स को कहते हैं वेरिएबल फोर्स। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स चेंजेस देन द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मीनिंग ही स्टूडेंट्स मैथ में भी यूज़ करते हैं, चेंज, वेरिएशन, तब्दीली। वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने दो एग्जांपल्स ली हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि ये जो रॉकेट है, रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जब नीचे है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा, ऊपर को जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती जा रही है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की मैग्नीट्यूड कम हो रही है, फिर ये वेरिएबल फोर्स होगी। तो ये एक एग्जांपल आ गई वेरिएबल फोर्स की। व्हेन अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, जब रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी से ऊपर जाता जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज होती जाती है। दूसरी एग्जांपल हमने ली कि एक स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे फिर इसको छोड़ेंगे ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर कम खींच के छोड़ेंगे स्प्रिंग के ऊपर कम फोर्स लगेगी। तो यही है सेकंड एग्जांपल कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के केस में भी जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। अब एक्सप्लेन करते हैं वर्क डन। अब फाइंड करते हैं वेरिएबल फोर्स के थ्रू। जब किसी बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रही हो, वर्क कैलकुलेट करेंगे। हमने एक पाथ लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। क्योंकि पाथ से पता चल रहा है कि ये जो पाथ है ये वेरिएबल फोर्स के केस में ये पाथ है इस तरह का। हमने इस पाथ का टोटल वर्क डन निकालना है कि बॉडी ने ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन किया है। तो इस वर्क डन को फाइंड करने के लिए हमने इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हम क्या करेंगे, हम हर इंटरवल का वर्क डन अलग से निकालेंगे, हर इंटरवल का, फिर सारे इंटरवल्स के वर्क डन को ऐड कर देंगे, हमारे टोटल पाथ का वर्क डन निकल आएगा। तो इसी तरह मैंने जैसे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट केस में फोर्स F1 होगी, सेकेंड इंटरवल के केस में फोर्स F2 होगी, इसी तरह थर्ड के केस में F3 होगी और nth के केस में Fn होगी। हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट था डेल्टा D1, सेकंड था डेल्टा D2 और लास्ट वाला क्या लेते हैं, ये वाला डेल्टा Dn है। फर्स्ट फोर्स एंगल बना रही है डिस्टेंस के साथ θ1, सेकंड फोर्स θ2, इस तरह लास्ट वाली फोर्स बना रही होगी θn एंगल। मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल का टाइम वर्क डन निकाला। वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। डेल्टा स्टूडेंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं, स्मॉल इंटरवल के लिए डेल्टा इधर भी लिख दिया, डेल्टा इधर भी। डॉट हटाएं, कॉज आता है, इधर ब्रेक लगाई, एक इक्वेशन बन गई, एक इंटरवल का टाइम निकल आया। अब सेकंड इंटरवल का टाइम फाइंड करते हैं। सेकंड इंटरवल के केस में फिर वर्क डन का फार्मूला लिखा। फर्स्ट इंटरवल के केस में डेल्टा W1, सेकंड के केस में डेल्टा W2। डॉट को फिर हटाया, कॉज θ2, क्योंकि θ2 था इस केस में, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने तो टोटल वर्क डन निकालना है सारे इंटरवल्स का। हमने टोटल वर्क डन के लिए सारे इंटरवल्स का वर्क डन ऐड कर दिया। डेल्टा W1 इसका, डेल्टा W2 इसका, डेल्टा W3 फिर आगे इसका होगा और डेल्टा Wn इसका। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। डेल्टा W1 की ये वाली प्लस प्लस अपनी जगह पे, डेल्टा W2 की जगह पे डेल्टा W2 की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस अप टू सो ऑन।
फिर डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू इधर इनकी वैल्यू से ही देखते हुए पुट कर दी। फिर इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया। समेशन की फॉर्म में लिखा, समेशन हमें पता है कि ग्रीक लेटर है, ए बी सी में नहीं आता, तो ये सम करने के लिए यूज़ करते हैं। इन सारों का सम हम इस तरह समराइज कर सकते हैं। समेशन की रेंज ले ली 1 से n तक, क्योंकि हमारे पास जो पाथ्स हैं वो भी 1 से n तक है। आई 1 से n ले लिया। फर्स्ट 1 2 3 की जगह पे हमने जनरली F1 था, आई पुट कर दिया, D1 था, आई पुट कर दिया, cos थीटा 1 था, आई पुट कर दिया। अगेन अगर हम इसी से दोबारा इस स्टेप पे जाना चाहें तो हम इजीली जा सकते हैं। अगर मैं आई की जगह पे 1 1 1 पुट करूँगा, इधर पहुँच गए। आई की जगह पे 2 पुट करूँगा, 2 2 2 इधर पहुँच गए। तो इसी को ही हमने समेशन की फॉर्म में लिखा है और ये टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया। ये तो हमने वर्क डन निकाला है एक पाथ के अलोंग, पाथ का टोटल वर्क डन। अब नेक्स्ट हम इसी वर्क डन को एक ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से भी समझेंगे। ग्राफ से भी यही आंसर आएगा। अब हमने इसी वर्क डन को, इसी फार्मूला को मैथमेटिकली भी डिराइव करना है, ग्राफिकली भी डिराइव करना है। तो ग्राफ बनाया हमने एफ कॉस थीटा और डी के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया। वही पाथ ए बी का ही, ए बी पाथ को ही हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो इधर को एफ कॉस थीटा, इधर को डी। हमने ये जो पाथ है उस ऑब्जेक्ट का ए से बी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उधर भी डिवाइड किया था, इधर भी कर दिया। डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड डेल्टा Dn। तो फिर हमने देखा कि ये जो पाथ है इसको छोटे छोटे अगर हम रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें तो हमने इस पाथ को छोटी छोटी, इस ग्राफ को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम रेक्टेंगल्स को ध्यान से देखें, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की विड्थ है। फर्स्ट केस में F1 cos ऑफ थीटा 1, इसी की तरह। सेकंड इंटरवल के केस में F2 cos ऑफ थीटा 2। थर्ड के केस में आ जाएगा F3 cos ऑफ थीटा 3। और डेल्टा डी एन के केस में आ गया Fn cos ऑफ थीटा n। अब हमने, अगर हम सारी रेक्टेंगल्स का सम कर दें, रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम कर दें, तो वो ये वर्क निकल आता है। क्या करना है, अब हमने इन सारी रेक्टेंगल्स का क्या फाइंड करना है, एरिया। और वो एरिया किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन आता है। तो जैसे हम सारी रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, वर्क डन आता जाएगा। हम सारी रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। आइए देखते हैं। अब हमने फर्स्ट रेक्टेंगल जो है इसका एरिया फाइंड करना चाहा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया है। इस रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ इसमें ये वाली है, विड्थ इसमें ये वाली है। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया निकला वो वर्क डन के इक्वल था, डेल्टा W1। फिर सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला। इस केस में लेंथ ये वाली है, इस केस में विड्थ ये वाली है। तो ये सेकंड केस में भी रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन के इक्वल आएगा और डेल्टा W2 बन गया। अब इस तरह हम डेल्टा Dn के लिए निकालते हैं, फिर सारों का सम कर लेंगे। इसी तरह हमने nth रेक्टेंगल का भी एरिया निकाला, ये बन गया। अब टोटल एरिया, टोटल ग्राफ का एरिया अगर हम निकालेंगे, टोटल ग्राफ का एरिया, तो वो इक्वल आता जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल प्लस अप टू सो ऑन एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा वर्क डन टोटल की। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया डेल्टा W1, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया डेल्टा W2 और nth रेक्टेंगल का एरिया डेल्टा Wn। इनकी वैल्यूज़ पुट की समेशन फॉर्म में राइट कर दिया। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इस पाथ को हमने बड़े बड़े इंटरवल्स में डिवाइड किया था, ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा D1 ज़्यादा था, डेल्टा D2। अगर हम इनको मज़ीद बहुत कम कर दें, यानी कि डेल्टा D बहुत छोटा कर दें, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी तरह मिलेगा। अगर हम इसको मज़ीद छोटा छोटा डिवाइड कर दें, हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही मिल जाएगी। तो इससे पता चला अगर हम जितना ही कम करते जाएंगे, इस डेल्टा D को जितना स्मॉल करते जाएंगे, उतना ही वर्क डन हमारा
ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि उतना ही अगर हम छोटा करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाज़ेह हो जाएगी, जितना छोटा करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाज़ेह हो जाएगी। तो इससे पता चला डेल्टा डी को जितना स्मॉल करेंगे वर्क डन उतना ही हमारा एक्यूरेट है। यही था कि जितना हम डेल्टा डी को स्मॉल करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उतनी सही आती जाएगी और उतना ही हमारा जो वर्क डन है वो एक्यूरेट होगा। तो फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी कि कब वर्क डन एक्यूरेट होगा, जब डेल्टा डी ज़ीरो को अप्रोच करे, ज़ीरो ना हो, जब डेल्टा डी किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को अप्रोच करे, यानी कि बहुत कम हो जाए, लिमिट अप्लाई कर दी, उस केस में हमारा वर्क डन क्या आएगा, मोर एक्यूरेट। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अल्लाह हाफ़िज़।